चलो देखते हैं हम लोग बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की। ध्यान देना बेटा, अभी यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब क्या है। नौ, मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक इंडिविजुअल असेसी जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला है उसको असेसी बोलते हैं। 5 तरीके से इनकम को अर्न कर सकता है। एक इनकम फ्रॉम सैलरी, जहाँ से उसको सैलरी मिल रही होगी। सेकेंड, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ से उसने घर को भाड़े वगैरह पे दिया होगा और उसको रेंट आ रहा होगा, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। और कैपिटल गेन मीन्स घर जमीन की खरीद बिक्री कर रहा है, या तो उसने क्या किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसके लिए उसको जो भी पैसे मिल रहे हैं वो कैपिटल गेन में जाएगा। और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैंने बताया था कि बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है, लेकिन दोनों को एक ही हेड में रखा है। सपोज जैसे सचिन तेंदुलकर का रेस्टोरेंट चल रहा है और रेस्टोरेंट से जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, उसके इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन सचिन तेंदुलकर यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया या आईपीएल या जहाँ पे भी कमेंट्री वगैरह कर रहे हैं, तो उससे जो पैसा मिल रहा है वो बिजनेस में नहीं जाएगा, वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जाएगा। दोनों एक ही हेड में रखा गया, लेकिन दोनों का इनकम कैलकुलेट करने का तरीका वे अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि लास्ट वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट मीन जो सैलरी में नहीं जाएगा इनकम, जो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, जो अदर सोर्स में नहीं, जो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा और जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं जाएगा, दैट इनकम विल बिलोंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ हम जो देख रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये कब से स्टार्ट होता है, सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 43B तक है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए आपको पूछेंगे जाते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये फॉर्मेट बताने के पहले आपको इसके रूल्स समझा रहा हूँ कि इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में क्या रूल्स हैं, रूल्स या लॉ। देखो ये जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 में बना है, एक्ट बना मतलब कानून में, तो पार्लियामेंट में ही पास होता है। और अगर जहाँ पे भी एक्ट है मतलब कानून में, राइट। और ये जो इनकम टैक्स है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो, ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स करे, सीए करे, एफसी आपका ये क्या बोला जाता है, सीएस करे, एलएलबी करे, सीएस करे, सब यही लॉ पढ़ रहे हैं। बीकॉम करो, बैक करो, बीएमएस करो, बीबीए करो, एमबीए करो, हर एक जगह पे यही आपको टैक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये लॉ चेंज नहीं होता है। हाँ, ईयर टू ईयर टैक्स के रेट या लिमिट वगैरह चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जो बोला गया कि क्या अलाउड है या क्या नॉट अलाउड है, मैं बार बार यहाँ पे अलाउड और नॉट अलाउड बोलूँगा। नॉट अलाउड को कभी कभार डिस अलाउड भी बोलूँगा। डिस अलाउड या नॉट अलाउड एक ही है। अलाउड मतलब जिसको मानते हैं, नॉट अलाउड मतलब जिसको नहीं मानते, आपको भी मालूम है, इतना बेसिक नहीं। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस इनकम को भी मानते हैं कि हाँ ये तुम्हारे बिजनेस का इनकम है या तुम्हारे प्रोफेशन का इनकम है, तो उसको बोलेंगे अलाउड इनकम। और जिस इनकम को बोलता है कि नहीं बिजनेस का इनकम नहीं है या प्रोफेशन का इनकम नहीं है, वो डिसअलाउड इनकम या नॉट अलाउड इनकम हो जाएगा। वैसे एक्सपेंडिचर है जो भी ये लोग अलाउड करेंगे कि इनकम टैक्स के हिसाब से ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है या प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर है, तो अलाउड बिजनेस एक्सपेंडिचर या अलाउड प्रोफेशन एक्सपेंडिचर होगा। तो हमें, और जो नहीं मानेंगे वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर या नॉट अलाउड। तो यहाँ पे कुछ चीजें बोला गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब अगर आपने कोई लैंड खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होने वाला है, जो बार बार यूज नहीं होता, बार बार एक्सपेंडिचर नहीं होते, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बिजनेस का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं किया है, नॉट अलाउड। नेक्स्ट बोला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब विच इज रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार साल में एक बार ही नहीं, 2-4 बार, 10 बार, हजारों बार देने पड़ सकते हैं खर्चा, तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो अलाउड होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड होगा। परचेज ऑफ लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉट अलाउड। परचेज ऑफ कंप्यूटर नॉट अलाउड। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सैलरी गिवन, वेजेस गिवन, ये सब क्या है, डिस्काउंट गिवन, ये बार बार दे सकते हो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट ऑल ट्रेडिंग, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, देखो ध्यान दे, कैपिटल और रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए आपको ये दो चीजों को ध्यान में रखना है कि ऑल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स अलाउड, जो भी ट्रेडिंग
ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डिंग होती है वो सब क्या होंगे, अलाउड होंगे। अब देखो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जितने एक्सपेंडिचर होते हैं सब कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो अलाउड होंगे। और यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है एनी बैलेंस शीट आइटम्स नॉट अलाउड, कोई भी बैलेंस शीट आइटम नॉट अलाउड होगा। देखो एक लायबिलिटीज होता है और एक एसेट्स होता है, तो लायबिलिटीज में कौन सा जाएगा, कैपिटल रिसीट जाएगा और एसेट साइड में कैपिटल ये आपका वो कैपिटल रिसीट हो गया और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में होता है तो वो अलाउड नहीं होगा। तो ये एक नॉर्मल चीज याद रखना है कि सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स बिजनेस के एक्सपेंडिचर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानती है, अलाउड होगा। लेकिन बैलेंस शीट आइटम्स किसी भी हालत में वो लोग कैपिटल ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानते हैं और वो अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट बोला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स में डेप्रिसिएशन दिया गया है और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन क्या है, राइट है, तो उसको अलाउड कर दो। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन भी दिया गया है और कुछ एडजस्टमेंट भी दिया गया, इंफॉर्मेशन दिया है कि डेप्रिसिएशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इतना होना चाहिए, इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम में दिया गया है वो क्या है, गलत है और वो नॉट अलाउड हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अगर इफ एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन देन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट अलाउड, बट डेप्रिसिएशन इज फॉर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या होगा, अलाउड होगा। और ये कहां पर इसकी रिकॉर्डिंग होगी, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैंने बनाया है अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंडिचर, एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो डेप्रिसिएशन इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट disallowed और depreciation as per income tax department unrecorded business expenditure. Now depreciation का भी ना एक तरीका होता है, अकाउंट्स में आप depreciation दो तरीके से बेसिकली चार्ज कर सकते हो, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है या स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है, और दूसरा अकाउंट्स में आप depreciation रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसको WDV मेथड बोलते हैं या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दोनों तरीके से आप डेप्रिसिएशन को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ रिटन डाउन वैल्यू मेथड को अलाउड करता है। मतलब फर्स्ट वाला जो मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या उसको ओरिजिनल कॉस्ट बोला जाए या स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट इज नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। So depreciation is allowed as per written down value or reducing balance or diminishing balance। ये WDV, reducing balance और diminishing balance तीनों एक ही मेथड के नाम है, ठीक है। तो कोई भी आपको दिया जा सकता है, तो depreciation से WDV मेथड के हिसाब से ही अलाउ करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान दो, if asset is purchased before 2 अक्टूबर, अगर 2 अक्टूबर के पहले एसेट खरीदे तो आपको ये नहीं काउंट करना कि कितना महीना हमने एसेट को यूज किया है। यहाँ पे आप फुल्ली 12 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। सपोज अगर मैंने 1 सितंबर को कोई एसेट खरीदा है तो इस पर अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कर सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करता है, 7 मंथ का। लेकिन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि 2 अक्टूबर के पहले खरीदा है तो पूरा 12 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करो, फुल 12 मंथ काउंटिंग मत करो। लेकिन अगर आपने 2 अक्टूबर के बाद खरीदा है तो आप क्या करो, 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने फरवरी में कोई एसेट खरीदा है तो मैं फरवरी 1 फेब को खरीदा है तो फेब मार्च मुझे 2 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस करने मिलता। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं कि तुम क्या करो, 6 महीने का डिप्रिसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करो, चार्ज कर लो। तो ये इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, और ये याद भी रखना डेट बहुत आसान है कि 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे कभी था, 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर के पहले किया है तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन और 2 अक्टूबर के बाद किया है तो 12 मंथ, सॉरी 2 अक्टूबर के पहले किया है तो 12 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और 2 अक्टूबर के बाद किया तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बैंक रेट्स
कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं तो बैंक डेट्स, अब बोलोगे सर बैंक डेट्स तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है, अलाउड होगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे, जिनके ऊपर रूल्स है जिनको स्पेसिफिकली मना कर रहे हैं वो अलाउड नहीं होंगे। तो बैंक डेट्स अगर नॉर्मल बैंक डेट्स है, बिजनेस का बैंक डेट्स है तो क्या होगा, अलाउड होगा, बट पर्सनल बैंक डेट्स होगा। मैं भले बिजनेस चला रहा हूँ सपोज और मैं किसी को पर्सनल तौर पे कुछ कर्जा लेकर रखा है मैंने और मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मेरा क्या है, पर्सनल बैंक डेट्स है, उसको मैं अपने बिजनेस का एक्सपेंडिचर साइड में दिखा नहीं सकता हूँ। अगर दिखाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस अलाउड हो जाएगा, नॉट अलाउड हो जाएगा। एनी प्रोविजन और आरडीडी, देखो अकाउंट्स में चलता है कि आप प्रोविजन दिखाते हो, आरडीडी दिखाते हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अलाउड नहीं करता है। देखो क्यों नहीं अलाउड करता है, क्योंकि कोई भी एसएससी यही सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा दिखाऊं, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा इनकम उतना कम होगा, और जितना कम इनकम होगा उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैक्स पे करने वाला है वो तो यही सोचने वाला है कि मुझे क्या करना है, कम टैक्स देना चाहिए, तो अपना पर्सनल घर का भी खर्चा कहाँ दिखाने की कोशिश करेगा, बिजनेस में। इसलिए बोला कि पर्सनल कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। कोई प्रोविजन देते हुआ कि मुझे लग रहा है कि शायद 10 लाख रुपए और नहीं मिलेंगे, तो तुम्हारे शायद लगने की वजह से आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन कहाँ नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अलाउड करने वाला नहीं है, वो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानेगा। नेक्स्ट बोला एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट भी आता है, नॉर्मली एक बिजनेसमैन को बिजनेस रन करने के लिए एडवर्टाइज वगैरह करना पड़ेगा, तो बिजनेस से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट है तो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट अलाउड होगा। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे क्या कर रहा है, बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, दिस अलाउड। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है बिजनेसमैन तो वो अलाउड नहीं होगा, ये याद रखना। बिजनेस के लिए करेगा नॉर्मल एडवर्टीजमेंट होगा तो अलाउड होगा। नेक्स्ट बोला है अदर हेड्स ऑफ इनकम, कोई भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पढ़ रहे हो, बिजनेस या प्रोफेशन छोड़ के अगर किसी दूसरे हेड का इनकम दिया होगा, जैसे सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, अदर सोर्सेस का अगर इनकम दिया है तो उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या करेंगे, नॉट अलाउड, क्योंकि हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस को। एनी पर्सनल एक्सपेंसेस, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस होगा तो उसको क्या कर देंगे, नॉट अलाउड। मैंने बताया, नहीं तो लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों का फी पे करेंगे और कहाँ से करेंगे, बिजनेस के करंट अकाउंट से पे करेंगे और दिखाएंगे कि ये तो मेरे यहाँ पे काम करता है। ऐसा होता भी है बहुत जगह पे, बराबर। लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है कि नहीं ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो उसको नॉट अलाउड कर दिया जाएगा, बराबर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस के अकाउंट से अपना पर्सनल रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे करना चालू करते हैं, दैट इज नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बोला है देखो अदर हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं होगा, बताया मैंने। कोई भी ये चार चीजों को याद रखना है कि गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड छोड़ के कोई भी टैक्स लग रहा है तो वो बिजनेस में या प्रोफेशन में उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड नहीं करने वाला है। लाइक इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है जो आप पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, या कि ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर को एसएससी क्या सोचता है कि मैंने इनकम टैक्स दिया या प्रॉपर्टी टैक्स दिया या वेल्थ के ऊपर टैक्स दिया तो क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो उसको जाके दिखा देता है कहाँ पे, बिजनेस के एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं, आप इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को ये एक्सपेंडिचर दिखा नहीं सकते हो, दैट विल नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट, एनी टैक्स नॉट रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी टैक्स नहीं है तो अलाउड नहीं होगा। तो कौन सा टैक्स अलाउड होगा, सेल्स टैक्स दे रहे हो अलाउड होगा, गुड्स सर्विस से रिलेटेड है, सर्विस टैक्स दे रहे हो अलाउड होगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलाउड होगा, वैट वैल्यू एडेड टैक्स क्या होगा, अलाउड होगा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है, अलाउड होगा। नाउ कुछ चीजें यहाँ पे रूल्स दिया गया है कि अच्छा एक बात सोचो कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे एक अकाउंटेंट की जरूरत है और मेरी
वाइफ जो है ना पढ़ी लिखी है, मैंने उसको बोला कि किसी दूसरे अकाउंटेंट को रखूंगा, उससे अच्छा मेरे बिजनेस में क्या करो, आप ही एज एन अकाउंटेंट बन के काम करो। और वो काम कर रही है। और मैंने बोला कि मार्केट में 20,000 रुपीज सैलरी चल रहा है, मैं 20,000 रुपये हर एक मंथ देते जाऊंगा, तो क्या मैं उसको बिजनेस का एक्सपेंडिचर दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता हूँ? क्या लगता है? दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो पढ़ी लिखी है, मैं फालतू में मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। अगर वो काम नहीं करेगी तो कोई दूसरा करेगा। तो चाहे रिलेटिव ही क्यों नहीं, अगर आप उसको क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो और वो काम कर रहा है तो अलग होगा। लेकिन अब दूसरा केस दे रहा हूँ, ये केस स्टडीज में भी आ सकता है। याद रखना कि मेरी वाइफ है, पढ़ी लिखी है, मुझे अकाउंटेंट की जरूरत थी, मैंने उसको अकाउंट का काम दिया और अकाउंट का काम कर रही है। लेकिन मार्केट में 20,000 सैलरी चल रहा है, मैं बोला कि चलो अपने घर में ही तो पैसा आ रहा है, बिजनेस में मैं ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखाने के लिए क्या करूँगा, बोलूँगा चलो तुझे 40,000 सैलरी देना। तो क्या लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इसको अलाउ करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक्सेस पैसा दे रहा हूँ। समझ में आई बात? तो अगर जरूरत से ज्यादा पैसा दे रहे हैं और रिलेटिव है तो वो अलाउड नहीं होगा। अब तीसरा केस ले लेते हैं, मेरी वाइफ ही है, अकाउंटेंट का काम कर रही है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है नहीं, चुपचाप इधर आती है, मैं दिखा रहा हूँ कि वो अकाउंटेंट है और उसको पैसे दे रहा हूँ, तो अलाउड होगा नहीं, क्योंकि ये रीजनेबल नहीं। तो जो भी रीजनेबल नहीं होगा दैट विल नॉट बी अलाउड। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा रेम्यूनरेशन टू रिलेटिव। मैंने वाइफ का एग्जांपल दिया था, रिलेटिव्स में कोई भी हो सकता है। तो अगर किसी भी रिलेटिव्स को अगर रीजनेबल रेम्यूनरेशन सैलरी और वेजेस दे रहे हो दैट विल बी अलाउड, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्सपेंडिचर मानेगा। बट एक्सेस द रेम्यूनरेशन पेड टू रिलेटिव्स, अगर रेम्यूनरेशन ज्यादा दे रहे हो, जरूरत से ज्यादा जो मार्केट में स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, तो फिर वो अलाउड नहीं होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कैश पेमेंट, ये तुम लोगों को नहीं मालूम होगा आज तक। अच्छा, कितने लोगों का मम्मी डैडी काम बिजनेस करते हैं? नहीं करते? ठीक है। कभी अगर आप लोग करोगे बिजनेस एमबीए वगैरह करने के बाद में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैश पेमेंट कितना करना है। सपोज मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, अब मुझे एसी की जरूरत थी, एसी खरीदना था, तो मैंने क्या किया, बोला कि ठीक है, गया एसी खरीदने के लिए, पूछा मार्केट में कितना है, बोला 40,000, मैंने उसको कैश में पेमेंट कर दिया। बराबर, पहले तो ये एसी मैंने खरीदा है तो एसी लॉन्ग टर्म तक यूज होने वाला है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो अलाउड नहीं होगा, मैं दिखा नहीं सकता हूँ उसको बिजनेस का एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज, अगर मैं गया मार्केट में और मैंने कुछ सामान खरीदा डे टू डे यूज के लिए, छोटे मोटे सामान जो वर्कर्स को काम करने के लिए चाहिए थे, और मैंने 30,000 रुपीज कैश में पेमेंट कर दिया। अब मैं जाके दिखा रहा हूँ कि मैंने वर्कर्स के लिए सब सामान खरीदे, उसका बिल वगैरह सब कुछ है मेरे पास, रियलिटी में मैंने पे भी किया है, बट उसको क्या कर देंगे, डिस अलाउड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए। इस अर्लियर इट हैज अ लिमिट ऑफ ₹20,000, इसके पहले 20,000 का लिमिट था। जो तुम्हारी बुक है वो ओल्ड बुक है, उसमें 20,000 का लिमिट दिया होगा। तो 10,000 तक ही आप क्या कर सकते हो, कैश में पेमेंट करोगे तो अलाउड होगा। 10,000 के ऊपर अगर आपको कैश देना है, किसी को सैलरी भी देना है 10,000 रुपये, तो आप 10,000 कैश में नहीं दे सकते हो। 10,000 के ऊपर दोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका एक्सपेंडिचर नहीं मानेगा। अब सोचो कुछ लोग होंगे जो 12,000 सैलरी अपने एम्प्लॉय को देते होंगे, ऐसा अगर उन्होंने 10 एम्प्लॉय को भी 12,000 दिया पर मंथ, तो एक महीने में कितना दिया, 1,20,000 दे दिया, साल में कितना दिया होगा, 15 लाख के आसपास में। अब क्या होगा, तो पूरा का पूरा वो लोग डिसअलाउड कर देंगे, तो उतने के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा और टैक्सेबल इनकम होगा। क्लियर है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया है, इसका मतलब क्या है कि वो लोग ये सब क्या करें, तो 10,000 के ऊपर पेमेंट देना है तो अदर देन कैश कोई भी मोड यूज करिए, आप आरटीजीएस करिए, एनईएफटी करिए, चेक से दीजिए, या ये दीजिए, क्या बोला जाता है आपका, अकाउंट में चेक दीजिए। बैरल चेक अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी लेके जाएगा उसको कैश तुरंत मिल जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है।
तो इसलिए कैश को छोड़ के और डायरेक्ट चेक को छोड़ के कोई भी मोड में आप 1000 का ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करो, पेटीएम करो, जीपे करो, जो करना है करो, तो वो अलाउड होगा। अब मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, कोड वर्ड दिया, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, LICTV, एक कोड वर्ड दिया, याद रखना, LICTV, टीबी एक बीमारी का नाम है, बराबर, और LIC एक कंपनी का नाम है, आपको मालूम है। अब कोड वर्ड क्यों दिया, क्योंकि ये याद करने में थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों के लिए। तो LIC, L से देखो, T से क्या होता है, टैक्सेस, T फॉर टैक्सेस, B फॉर बोनस, L फॉर लीव सैलरी, I फॉर इंटरेस्ट एंड C फॉर कंट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ ध्यान देना प्लीज कि अगर टैक्स दे रहे हो आप, या बोनस दे रहे हो, या लीव सैलरी दे रहे हो, या इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या कंट्रीब्यूट कर रहे हो SPF, RPF, ERPF कहीं भी, तो ये अलाउड होगा, बिजनेस का एक्सपेंडिचर माना जाएगा, लेकिन इसके लिए टाइम लाइन दिया है कि अगर ये ड्यू डेट के पहले होगा तभी होगा। अब ड्यू डेट क्या होता है, तो देखो अगर नॉर्मल कोई पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो इंडिविजुअल पर्सन को 31 जुलाई तक का टाइम दिया जाता है कि आप आइडिया फाइल कर दो। तो मार्च में आपका ईयर एंड खत्म होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम है। 4 महीने में आप कैलकुलेट कर लो कि पिछले साल आपने अप्रैल से लेकर मार्च तक कितना पैसा और किया है, और उसके ऊपर क्या दे दो, टैक्स दे दो, गवर्नमेंट देती है। लेकिन ये टैक्सेस, बोनस, लीव सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, कंट्रीब्यूशन टू RPF, SPF, URPF विल बी अलाउड ओनली इफ इट इज पेड बिफोर ड्यू डेट। और ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। लेकिन जिनकी ऑडिटिंग होने वाली है अकाउंट्स की, उनके लिए 30 सितंबर होता है। क्या होता है, नॉर्मल पर्सन के लिए जिनको ऑडिटिंग वगैरह नहीं कराना, उनके लिए क्या है, 31 जुलाई ड्यू डेट होता है आइडिया फाइल करने की, और जिनकी ऑडिटिंग होगी उनके लिए क्या है, 30 सितंबर। तो अगर ये ड्यू डेट के बाद पेमेंट करोगे ना, तो ये अलाउड नहीं होगा। या क्वेश्चन में दिया है कि टैक्स पेबल है, अभी दिया नहीं है, या बोलेगा कि ड्यू डेट के बाद पेड किया है, तो अलाउड नहीं होगा। इसलिए मैंने देखो इसमें सब में किसी को ऐसा सर्कल में नहीं किया था, इसको मैंने क्या किया, हाईलाइट किया है LICTV को। इज इट क्लियर? याद करने का तरीका भी बताया मैंने। कुछ रूल्स है कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो क्या होगा, क्या पार्टनर को सैलरी दे सकते हो, तो बेशक रेम्यूनरेशन टू पार्टनर क्या होगा, अलाउड होगा। अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, वर्किंग पार्टनर है, काम कर रहा है, तो उसको रेम्यूनरेशन अलाउड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने कुछ पैसा बिजनेस में लेके आया है, तो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकते हो, बट इट शुड नॉट एक्सीड 12%, 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन 12% होगा, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो, देन इट विल नॉट बी अलाउड, इट वोंट बी अलाउड एट ऑल। 12% तक दोगे तो अलाउड है, 12% के ऊपर दोगे तो इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर नॉट अलाउड है। एनिमल्स रिटेन ऑफ, अच्छा दिमाग लगाओ कि क्या एनिमल रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ का मतलब क्या होता है कि वैल्यू कम होना, क्या एनिमल्स की, या इट्स लाइक अ डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करके हम लोग रिटेन ऑफ बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि एनिमल्स की भी वैल्यू कम हो सकती है। जैसे मैंने कोई मोबाइल फोन खरीदा, 1 लाख का मोबाइल फोन खरीदा, तो 4 महीने बाद या 5 महीने बाद उसकी वैल्यू वो 1 लाख ही रहेगी क्या, उससे कम होगी ड्यू टू वियर एंड टियर और पासेज ऑफ टाइम। बट क्या लगता है इसके लिए, एनिमल्स की वैल्यू कम हो सकती है कि नहीं हो सकती? एनिमल्स भी बूढ़ा हो सकता है, बिजनेस में एनिमल्स भी यूज होते हैं। अब जो भैंस के तबेले वगैरह ओपन करके बैठे हैं, उनके लिए भैंस क्या है, एनिमल्स है, तो भैंस जितने ज़्यादा एजेड हो जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यूजलेस अगर हो गया या मर गया, एनिमल क्या होगा, मर गया, तो एनिमल्स रिटर्न ऑफ कहलाएगा, और एनिमल्स रिटर्न ऑफ इज अलाउड इन द बिजनेस। नेक्स्ट बोला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया गया है तो 20% अलाउड होता है। हर एक साल 20% क्या करो उसका माइनस कर दो। सपोज 100 रुपया अगर मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था, तो उसका 20% या 1 क्या होगा, 20 रुपीज, तो 20 रुपीज इस साल में भी मैं उसको एक्सपेंडिचर शो कर सकता हूँ, और आने वाले 4 सालों में, मतलब करंट ईयर प्लस आने वाले अपकमिंग 4 ईयर,
तो टोटल 5 इयर्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का 20% या 1/5 आप राइट ऑफ कर सकते हो, दैट इज अलाउड इन द बिजनेस। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सबसे ज्यादा तरकीब यही देता है। अगर साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर अगर आप डोनेशन देते हो, बराबर, तो वो क्या होगा? तो बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, डोनेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस। अगर एसएससी का बिजनेस है और एसएससी अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा है, और क्यों कर रहा है? साइंटिफिक रिसर्च करवा रहा है अपने बिजनेस के ऊपर, तो वो खर्चा 100% अलाउड होगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है अदर देन लैंड, लैंड को छोड़ के, लैंड के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, लैंड को छोड़ के कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एसोसिएट अपने खुद के बिजनेस के लिए, तो वो भी 100% अलाउड है। तो क्या सीखने को मिला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड को छोड़ के अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए लोग कर रहे हैं, एसोसिएट खुद के बिजनेस के लिए कर रहा है, तो 100% अलाउड होगा। नेक्स्ट बोला कि एनी अप्रूव्ड, ओके चलो हम लोग देखते हैं जो मैं वापस बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। क्या होता है कि एसएससी को आगे बढ़ने के लिए, अपने खुद के बिजनेस को क्या आगे बढ़ाने के लिए, उसको अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम साइंटिफिक रिसर्च करने चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका हाल नोकिया वाला हो जाएगा। पहले जब तुम लोग छोटे हो गए तो 2004-5 के आसपास में हर एक लोगों के हाथ में कौन सा मोबाइल होता था इंडिया में? नोकिया ही होता था। लेकिन नोकिया ने ना जरूरत को समझा नहीं, धीरे धीरे उसने देखा कि नोकिया के सामने स्क्रीन टच आ गया, नोकिया बोला माइंड नहीं किया, बोला नहीं मैं भी आऊँगा स्क्रीन टच, जो मार्केट में मैं पहले से ही सबके हाथ में हूँ। उसके बाद में स्क्रीन टच देखते देखते क्या आ गया? एंड्रॉइड आ गया। नोकिया को जब नोकिया पूरे तरीके से मार्केट से बाहर हो गया, तो नोकिया को याद आया कि नहीं, अब मुझे साइंटिफिक रिसर्च करके मुझे भी क्या करना पड़ेगा? एंड्रॉइड वगैरह लेके आना पड़ेगा। तब वो एंड्रॉइड लेके आया। आज देख रहे हो कि नोकिया का हाल क्या है? लगभग मार्केट से, इंडिया से तो लगभग बाहर ही है। उसके पीछे मेन रिसर्च है कि उन्होंने रिसर्च नहीं किया, इसलिए अपने बिजनेस में रिसर्च करना चाहिए। तो यही दोनों पॉइंट बोला है कि अगर एसोसिएट ने खुद के बिजनेस के लिए साइंटिफिक रिसर्च करता है और खर्चा करता है, तो उसको 100% जो भी पैसा खर्चा करेगा, अगर 10 लाख रुपए खर्चा किया तो 10 लाख पूरा एक्सपेंडिचर माना जाएगा साइंटिफिक पर्पस के लिए। लेकिन अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसको भी माना जाएगा। अगर एसोसिएट अपने खुद के बिजनेस के लिए साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, लेकिन लैंड के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बोला कि किसी अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को, नोटिफाइड कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, किसी इंस्टीट्यूशन को सोशल साइंस के लिए या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दोगे तो भी 100% अलाउड होगा। लास्ट वन बोला है कि अगर किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, अदर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, किसके लिए दे रहे हो? मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हो, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के लिए खर्चा कर रहे हो, और वो किसी अलग को नहीं देना है, किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को अगर आप पैसा दे रहे हो जो बिजनेसमैन कि आप रिसर्च करो, तो 100 रुपया खर्चा करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगी कि आप कितना खर्चा किए, 150%। मतलब आपका 1.5 गुना जो भी खर्चा करोगे उसका 1.5 टाइम्स वो लोग आपको एक्सपेंडिचर मानेंगे। अब यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर कभी-कभार डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए देखो क्या हो रहा है। लास्ट पार्ट है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। हो सकता है कि हमारे पास कोई एसेट्स पहले से ही हो, तो उसका इस ईयर में जो हमारे पास आएगा वो ओपन रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाएगा। उसमें अगर हो सकता है कि हमने कुछ माइनस बेच दिया है तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू सेलिंग प्राइस का माइनस करेंगे, तो जो मिलेगा उसको बैलेंस बोलेंगे। इस बैलेंस को ही हम लोग बोलते हैं ओल्ड ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू में से क्लोजिंग सोल्ड आउट जो भी अपना क्या बोला जाता है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है सेलिंग प्राइस का, माइनस करेंगे जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा दैट इज कॉल्ड नेट ब्लॉक। और नेट ब्लॉक मिल गया उसके बाद हो सकता है कि उसी ईयर में फिर कोई एसेट खरीदने बंदा तो परचेज ऑफ न्यू एसेट्स होगा और दोनों को ऐड कर दोगे तो क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगा। और डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करने के लिए बोलता है। तो देखो ये जो ओल्ड ब्लॉक है डेप्रिसिएशन का
इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसको लिखेंगे, ओल्ड ब्लॉक के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, प्लस ये जो नया एसेट्स परचेज किया था उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और दोनों का टोटल करेंगे और वो डिप्रिसिएशन शो करेंगे। वो लोग क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा कि एक 10,000 का एसेट्स था जिसका ओपनिंग रिटेनर वैल्यू है और क्लोजिंग में हम लोगों ने एक एसेट्स को बेचा है जिसका वैल्यू 6,000 था रिटेनर में, तो आपको पता चल जाएगा कि 10,000 क्या था ओपनिंग और बेचा है उसका क्या है 6,000 है, तो आपको जो ओल्ड ब्लॉक है वो कितना मिला 4,000 और फिर बोल देगा कि ड्यूरिंग द ईयर उसने 3,000 का एसेट परचेज किया, तो टोटल तो 7,000 में बचा हमारे पास एसेट, तो हम इस 4,000 के ऊपर अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इस 3,000 के ऊपर अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और दोनों का डिप्रिसिएशन टोटल करके लिखेंगे। तो ये ओवरऑल किसके से रिलेटेड था, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका कुछ एक फॉर्मेट है वो देख सकते हैं। अगर बिजनेस होगा तो थोड़ा सा चार्ट स्टेप आपको याद रखना है, ध्यान दो। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फुल पेज आप ड्रॉ करोगे, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। अब देखो क्या बोला है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों को क्या दिया रहता है, नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। जितने भी एक्सपेंडिचर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि डिसअलाउड है, मतलब नॉट अलाउड है, उन सबको हम लोग ऐड करेंगे। और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए ये सब कहाँ मिलेंगे, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा उसके डेबिट साइड में दिए रहेंगे। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिए रहेंगे, सबको ऐड करोगे और माइनस क्या करोगे, जितना भी डिसअलाउड इनकम है, मतलब जो बिजनेस की इनकम नहीं है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस का इनकम नहीं मानता है, उसको माइनस करोगे और ये वाला इनकम कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, और इसका टोटल करके आउटर इससे माइनस करोगे। फिर क्या माइनस करना है आपको, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था लेकिन बाद में मालूम पड़ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या एसएससी को कि ये भी खर्चा था, तो उसको भी आप माइनस कर सकते हो और फिर ऐड कर दोगे अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम को। ऐसा भी कोई इनकम हो सकता है जो आपने रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया ही नहीं था, बाद में रिलेटेड डिस्काउंट हो रहा है कि ये आपका क्या था, इनकम था, तो वो अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम है, उसको ऐड करोगे तो जो मिलेगा वो नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। इसको याद करना बहुत आसान है। देखो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यहाँ देखोगे ना तो ये एक्सपेंडिचर माइनस हो रहा है, जो अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंडिचर है माइनस हो रहा है और अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम ऐड हो रहा है, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर ऐड हो रहा है और डिसअलाउड इनकम माइनस हो रहा है। दूसरा आप याद कर सकते हो कि देखो ऐड है, लेस है फिर ऐड है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और अगर ये मिल गया ना प्रोफेशन तो कोई ध्यान रखने की चीज ही नहीं है, उसमें खाली एक ही चीज आपको याद रखना है कि जो भी अलाउड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, आपको डिसअलाउड को देखना ही नहीं है, आपको देखना है कि अलाउड क्या क्या है, अलाउड क्या क्या है। जो भी अलाउड इनकम होगी उसमें से अलाउड एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम। जितना भी अलाउड इनकम है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानती है कि प्रोफेशन का इनकम है वो सब लिखो और उसमें से अलाउड एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम। अब देखो ये जो मैंने जो भी रूल्स बताए हैं ये नहीं कि हमेशा के लिए परमानेंट है, नेक्स्ट ईयर वापस चेंज हो जाएगा। हाँ अभी भी बजट आया था फरवरी में, जब बजट आता है तब कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं, अगर चेंज नहीं हुआ, अमेंडमेंट नहीं हुए तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये हम लोग का ओवरऑल का जब ये याद होगा